दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में, जिसमें आप लोग जानते हैं पहले से ही कि हम लोग आपकी तैयारी करवा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। इस पे आप लोग को क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं साइंस साइड के, सबका सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ाया जाएगा। यानी आपका 100% सिलेबस इस हमारे चैनल पे कराया जाएगा, जिससे आपका यह फ़ायदा होगा कि आप लोग एक ही चैनल से सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे और सारी वीडियोज़ अगर आप देखते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो पाएगी। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हमारी एक वीडियो YouTube पे अपलोड हो चुकी है, जिसमें हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 1 हमारा अपलोड हुआ है। इसमें आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या परिभाषा होती है, रासायनिक अभिक्रिया होने की क्या क्या पहचान है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने जानी थी। तो इस वीडियो में हम आज जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, यानी कितने टाइप्स की हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किन किन अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में, रासायनिक अभिक्रिया के श्रेणी में रख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं। और बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग फिर से पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। चलिए, इससे पहले हम लोग एक बात ये जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो मैं आपके सामने बता दूं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नए गुणधर्म वाला, एक नई क्वालिटी वाला, एक नई इनके अंदर गुणधर्म होते हैं, पदार्थ बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यानी आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या पहचान होती है। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इससे पहले जाके पीछे वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो जाए। चलिए, हमारा आज की पहली जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। इसका एक बेटा दूसरा नाम भी है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या होती है? बहुत ही आसान से परिभाषा है बच्चों, 2 लाइनों में ख़त्म करेंगे हम लोग कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक, ठीक है, अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनाते हैं, जो नए नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, यानी जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में बच्चों सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, सिर्फ एक ही उत्पाद बनेगा, एक से कम और एक से ज़्यादा उत्पाद नहीं बनता है, यानी सिर्फ एक ही उत्पाद बनना चाहिए। उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलें और मिलने के बाद सिर्फ एक उत्पाद बनाएं, सिर्फ एक पदार्थ बनाएं, तो उसे हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, यानी जब भी आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो आपका जल बन जाएगा। तो बेटा ये 2 अभिकारक हैं, और जब 2 अभिकारक मिल रहे हैं तो आप देख लीजिए एक ही उत्पाद बन रहा है। अगर इनकी रासायनिक समीकरण की बात करी जाए तो 2H2O + O2 गिव्स 2H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो आपका जल बनेगा। और देख लीजिए आप लोग नीचे दूसरा जो उदाहरण लिखा हुआ है वो है कार्बन + O2 यानी ऑक्सीजन। कभी भी अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप लोग जलाएंगे तो हमेशा एक गैस बनती है, जिसे हम लोग अपने फेफड़ों द्वारा छोड़ते भी हैं, उसे बोलते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से एक बार हम परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलें, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलें तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद बनता है, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। अब हमारा जो दूसरा अभिक्रिया है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। ये बहुत आसान है, चलिए चलते हैं इसकी तरफ। बच्चों इसका एक दूसरा नाम भी है जो है अपघटन अभिक्रिया।
इसकी क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा ये बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 लाइनों में ख़त्म करेंगे अपने, कि जब एक अभिकारक, क्या है बच्चों, जब एक अभिकारक, यानी अभिक्रिया किस में हो रही है? एक अभिकारक में, एक पदार्थ में। जब एक अभिकारक टूटता है तो वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बट जाता है। यानी पहली वाली अभिक्रिया में क्या था, 2 बन मिलके 1 बना रहे थे, यहाँ 1 मिलके 2 या 2 से ज़्यादा बना रहे हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कई उत्पादों में बढ़ जाता है, जिसमें कम से कम 2 होना चाहिए। यानी 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बढ़ता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा भी लिख लेते हैं इसकी हम। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। या बट जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी बेटा फिर से अभिक्रिया की परिभाषा एक बार जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाए, टूट जाए या बट जाए, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका है हमारे पास, CaCO3 gives CaO प्लस CO2। ये क्या है बच्चों? ये है चूना पत्थर। जब इसे ऊष्मा दी जाती है तो ये 2 भागों में बढ़ता है। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को आप ऊष्मा देंगे तो वह 2 उत्पादों में बढ़ जाएगा। पहला वाला कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा वाला कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों इस अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं। अब वियोजन अभिक्रिया भी 3 भागों में बटी हुई है। तीनों को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहली हमारी इसकी अभिक्रिया है वो है हमारा ऊष्मीय वियोजन। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या है बेटा? ये भी वियोजन का एक प्रकार है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन के लिए, जिसमें वह अभिकारक को तोड़ने के लिए, जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपको कोई ऐसी अभिक्रिया मिली है जिसमें आपको अगर अपघटन कराना है, यानी अभिकारकों को अगर आपको तोड़ना है, अगर वो बिना ऊष्मा दिए नहीं होता है, बिना ऊष्मा दिए अगर वो अभिक्रिया नहीं संपन्न होती है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन के लिए
ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। एग्जाम्पल भी इसका बड़ा अच्छा है। यानी अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को, ये क्या है हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे अगर आप ऊष्मा देते हैं तो ये किस में बढ़ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ एक पदार्थ और बनता है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी ऊष्मीय अभिक्रिया है, जिसमें अगर हम चूना पत्थर को ऊष्मा देते हैं तो वह दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लोग बिना बुझा चूना भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग अपने श्वसन क्रिया में बाहर निकालते हैं। चलिए, इसका जो अगला हमारा प्रकार है वो है हमारा प्रकाशीय अपघटन। ये भी बच्चों बिल्कुल आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन के लिए, जिसमें विघटित करने के लिए पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपको कोई अभिक्रिया ऐसी कराना है जो बिना सूरज के रोशनी की, बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं संपन्न हो पाती है, बिना सूरज के प्रकाश के वो अभिक्रिया में अभिकारक दो भागों में नहीं टूटता है, तो आप ये कह सकते हैं ये जो है प्रकाशीय अपघटन है। क्यों प्रकाशीय अपघटन है, वो इसलिए क्योंकि कि हमें इसमें अपघटन के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और कौन से प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी अभी हम लोग परिभाषा लिखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल इसका बहुत ही आसान है। 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जब इसे हम सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, यानी जब भी इसे हम सूर्य के प्रकाश में लाकर रखेंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, दो उत्पादों में बढ़ जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर इसमें अलग हो जाता है और क्लोरीन इसमें अलग हो जाता है। और आप चाहें कि ये बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जाए तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। यह अभिक्रिया सिर्फ प्रकाशीय अपघटन में ही आती है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट होती है।